नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। हिरासत में कफ सिरप का मालिक। मध्य प्रदेश से कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई। एमपी पुलिस का बड़ा एक्शन। हिरासत में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक। कफ सिरप से 21 बच्चों की जान गई। जानलेवा कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीसन मेडिकल्स के मालिक रंगनाथन को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई उस दिन दहला देने वाली घटना के बाद हुई है जिसमें कथित रूप से दूषित कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 21 बच्चों की मौत हो गई थी। हिरासत में लिए जाने के बाद रंगनाथन से इस पूरे मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने इस गंभीर मामले को देखते हुए श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के फरार मालिकों पर इनाम घोषित किया था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही कंपनी के फरार मालिकों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष एसआईटी टीम का भी गठन किया गया था, जिसका परिणाम रंगनाथन की हिरासत के रूप में सामने आया है। तमाम जानकारी के साथ संतोष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या बड़ी कार्रवाई की गई है कप सिरप मामले में। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 20,000 रुपए का इनाम रखा गया था जो कंपनी के मालिक हैं रंगनाथन के ऊपर, और इनको चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। देर रात मध्य प्रदेश एसआईटी ने गिरफ्तार किया है और अभी तक इसमें 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। और ये बरवली खुलासा किया है एसआईटी का। ऐसा कहना है कि इनने जो केमिकल है वो खरीदने की बात कही है, लेकिन मुँह जबानी कही है। आखिरकार से तो पूछताछ अभी मध्य प्रदेश लाया जाएगा इस आरोपी को और उससे तगड़ी पूछताछ करेगी। और वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रभावित हुए हैं, जो परिवार प्रभावित हुए हैं, उनको 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की बात भी कही है। वहीं ये मामला अब जबरदस्त मध्य प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष भी इसे आड़े हाथ लेते हुए, और बताया ये भी जा रहा है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं की गई, कि राहुल गांधी भी शायद छिंदवाड़ा आज शाम तक आ सकते हैं या कल आ सकते हैं। तो फिलहाल ये राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ मामला नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया संतोष सिंह ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के आरकेएम पावर प्लांट में बड़ा हादसा। अचानक टूटकर नीचे गिरी लिफ्ट। 3 मजदूरों की मौत, 7 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के ढबरा थाना क्षेत्र के उच्चपिंडा स्थित आरकेएम पावर प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। पावर प्लांट में लिफ्ट टूटकर गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 7 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मजदूर बॉयलर मशीन की मरम्मत कार्य के लिए लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। लिफ्ट को करीब 75 मीटर ऊंचाई तक जाना था, लेकिन लगभग 40 मीटर की ऊंचाई पर ही लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे गिर गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल मजदूरों को रायगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में लिफ्ट में तकनीकी खराबी को कारण बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक वजह की पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी। सक्ती एडिशनल एसपी हरीश यादव ने बताया कि लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। सभी मजदूर बॉयलर मरम्मत कार्य में लगे हुए थे। पुलिस मौके पर मौजूद है, स्थिति नियंत्रण में है। हादसे की खबर फैलते ही प्लांट में कार्यरत मजदूरों में भारी आक्रोश फैल गया। एहतियातन ढबरा पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में लिफ्ट में तकनीकी खराबी का कारण बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक वजह की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। सक्ती एडिशनल एसपी हरीश यादव ने बताया कि लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी बताए गए हैं। सभी मजदूर बॉयलर मरम्मत कार्य में लगे हुए थे। पुलिस मौके पर मौजूद है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हादसे की खबर फैलते ही प्लांट में कार्यरत मजदूरों में भारी आक्रोश फैल गया। एहतियातन ढबरा पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटा जा सके।
और अगली खबर बिहार से है। बिहार एसआईआर मामला। एसआईआर मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज फिर करेगा सुनवाई। बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो दूसरे व्यक्तियों के आवेदन पर लिस्ट से हटाए गए 3,66,000 लोगों के बारे में जानकारी दे। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वो उन लोगों की जानकारी इकट्ठा करके आए जिनका नाम बिना कारण बताए काटा गया है। उसके आधार पर इस मामले में कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल कोर्ट ने ऐसा तब कहा जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह कहा गया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनको अपील करने के लिए कोई आधार नहीं बताया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे क्या तमाम जानकारी है, बताइए। बिल्कुल सपना, एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। परसों जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक अपील दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि 3,66,000 जो 65 लाख लोग जो इलेक्टोरल रोल जो ड्राफ्ट इशू किया गया था उसके बाद 4 लाख और लोगों को इसमें से निकाला गया है। तो की तरफ से एक अपील दाखिल की गई थी जो एनजीओ था उसकी तरफ से, और ये कहा गया था कि जिन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है इस बात ये नहीं जानकारी है कि जो नए इलेक्टोरल रोल में जोड़े गए लोग हैं उनमें से निकाले गए हैं या जो 65 लाख लोग हैं उनमें से निकाले गए हैं। तो जो ये ड्राफ्ट रोल की जो 3,66,000 लोग निकाले गए हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, उनकी जानकारी पब्लिश की जाए। इस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से दलील दी गई और ये कहा गया कि क्योंकि जो अनाउंस जो बिहार चुनाव के जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो गया है और चुनाव आयोग उसमें व्यस्त हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिन लोगों के नाम एक्सक्लूड किए गए हैं उनकी पूरी जानकारी जो स्थानीय स्तर पर है वो दे दी गई है और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपील कर सकता है। और ऐसे में जो बार बार इनकी तरफ से मांग की जाती है और ये कहा जाता है कि सभी चीजों को पब्लिश कर दिया जाए, तो मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म ये है कि हमारे इंडिविजुअल संस्था होने के बावजूद हमें राज्यों से जो कर्मचारी हैं वो उधार लेने पड़ते हैं और उनके थ्रू ही हमारे काम करने पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर हम उन चीजों में व्यस्त हो जाएंगे तो ये हमारी प्रोसेस नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा सवाल इस बात का इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठाया गया और ये कहा गया कि अगर जो 3,66,000 वोटरों की बात की जा रही है उनको एक्सक्लूड किया गया है, उनकी जानकारी वो खुद जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं वो उसके लिए अपील कर सकते हैं और वो चीजें तय की जा सकती हैं। इस पर कोर्ट ने एक स्पष्ट टिप्पणी की थी। जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा था कि कुछ तो ऐसे लोग होने चाहिए जो सामने आने चाहिए जिनका नाम इनसे हटाया गया है और हो सकता है कि जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं वो कहीं न कहीं बाहरी ऐसे लोग हों जो कि देश में रह रहे हो और उनका चुनाव जो इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आ गया हो, जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया हो। तो एक बड़ी टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी। इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत ने एक चीज और कही थी कि याचिकाकर्ताओं से कि आप किसी एक गांव को उठा लीजिए और उस गांव से 2, 4, 10 या 15 या 20 या 50 जितने भी लोग मिल सके स्पेसिफिक एक गांव से उनको ले आइए और उनकी एफिडेविट के रूप में या उनका एक हलफनामे के रूप में कोर्ट के सामने रखिए, जो रोल मॉडल बना के, जिसके आधार पर हम इलेक्शन कमीशन से ये पूछ सके कि उनके नाम एक्सक्लूड कैसे किए गए और उनको अपील करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से दलील दी जा रही थी कि जो ये जो एसोसिएशन है एडीआर, उसके अलावा जो और भी लोग हैं इसमें याचिका करने वाले, उनमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिनका इलेक्टोरल रोल से नाम हट गया है। वहीं जो योगेंद्र यादव हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से अपनी बात रिप्रेजेंट करने की बात कही गई थी। तो कोर्ट ने कहा कि आज उनको हम सबसे पहले 3:45 पर जो इस मामले पर सुनवाई होगी तो उनको सुनेंगे, इसके बाद और आगे की सुनवाई होगी। वहीं इलेक्शन कमीशन ने एक सवाल ये भी उठाया कि योगेंद्र यादव जो बात कर रहे हैं इससे पहले भी 2 वोटर्स को लेके आए थे और उन वोटर्स के सामने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया था और अभी तक इलेक्शन कमीशन को उन 2 वोटरों की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे रेक्टिफाई किया जा सके कि क्या वाकई में उनके नाम को एक्सक्लूड किया गया है या नहीं किया गया। तो ये तमाम चीजें थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में यानी कि परसों बहस हुई, बातचीत हुई और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम आज इस मामले पर सुनवाई करेंगे और जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक ड्राफ्ट के रूप में एक पेपर दिया गया था
जो कि अपील से जुड़ा हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले इस पर नोटिस जारी करके इस पर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा जाए। तो जो कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि अब परसों हमको इस मामले पर सुनवाई करनी है और जो याचिकाकर्ता ने जैसे पेपर पे एक ड्राफ्ट बनाया है वैसे ही एफिडेविट मत दीजिए, लेकिन आप एक ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए जिसको कोर्ट के सामने रखा जा सके, जिससे एक सोल्यूशन निकाला जा सके। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। जी बहुत शुक्रिया विवेक सिंह ये जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, लापता सैनिकों की तलाश में जुटी सेना। तलाशी अभियान में कई चुनौतियां। दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान 2 सैनिक लापता हो गए। कोकेर नाग के जंगलों में तलाशी तेज कर दी गई है। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए इस अभियान में घने इलाके के कारण 2 सैनिकों से संपर्क टूट गया। हेलीकॉप्टर और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी निगरानी वरिष्ठ सेना और पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। भारतीय सेना ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेर नाग इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान 2 सैनिक लापता हो गए। खराब मौसम और बर्फीले तूफान के कारण तलाशी अभियान में बाधा आ रही है। दोनों सैनिक उस टीम का हिस्सा थे जिसने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण, खराब दृश्यता और दुर्गम इलाके के कारण दोनों सैनिक अपनी टीम से भटक गए। सेना, अन्य सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस जंगलों में तलाशी अभियान चला रही है। हेलीकॉप्टर को भी जमीनी सैनिकों की सहायता के लिए लगाया गया है। तमाम जानकारी के साथ शेख दाऊद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, लापता सैनिकों की तलाश में जुटी है सेना, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं तलाशी अभियान में? बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है कि अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में फौज को एक ऑलरेडी इनपुट था कि एक घना जंगल है, वहां पे कुछ मिलिटेंट की मूवमेंट है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने वहां पे सर्च बढ़ा दी गई और जब सिक्योरिटी फोर्स इस जंगल की तरफ घुस गए तो वो एक घना जंगल है, साथ साथ में मौसम भी बहुत खराब, बारिश के साथ साथ हल्का बर्फबारी भी हुआ। और उसके बाद जब फौज को इनपुट मिला कि हमारे 2 जवान जो कमांडो है वो इसमें मिसिंग है, उसके बाद एक तशवीश की लहर फैल गई है वहां पे। और उसके बाद सर्च ऑपरेशन बढ़ा दी गई, चाहे ड्रोन्स के हवाले से या हेलीकॉप्टर के जरिए। इस वक्त बड़े पैमाने पे तलाशी कार्रवाई जारी है और साथ साथ में और भी जो फौज की टुकड़ियां है वो इस जंगल की तरफ रवा है ताकि इन जो जवान मिसिंग है उनकी तलाशी कार्रवाई जारी है। सुनने में आया है कि 2 से 3 जो आतंकवादी है वो इस एरिया में है, तो कहीं ना कहीं अब ये खदशा न है कहीं उनको मार दिया गया। ऑपरेशन अभी जारी है। जी बहुत शुक्रिया शेख दाऊद ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। आज बसपा की महारैली, बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचे कार्यकर्ता। मायावती करेंगी कार्यकर्ताओं को संबोधित। स्वर्गीय काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आज होने वाली रैली के लिए बसपा समर्थक पूरे जोश में हैं। रैली में शामिल होने के लिए देश भर के बसपा समर्थक बुधवार सुबह से ही लखनऊ पहुंचने लगे थे। बसपा की इस रैली में उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्यों से आए समर्थक भी शामिल हैं। कांशीराम की पुण्यतिथि पर होने वाली इस रैली को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती संबोधित करने वाली हैं। उनको सुनने के लिए बुधवार सुबह से ही बस और छोटे वाहनों का हुजूम रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल पहुंचने लगा। रमाबाई रैली स्थल में सभी समर्थकों के रुकने की व्यवस्था की गई है। यहीं से बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे से सभी समर्थक सभा स्थल की ओर रवाना होने शुरू हो गए। विभिन्न राज्य और जनपद से आए समर्थकों के रुकने और खाने के साथ ही मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई। इसमें कलाकारों ने संगीत के माध्यम से अंबेडकर और कांशीराम के संघर्षों की गाथा बयान की। रैली स्थल पर पुरुषों के साथ ही महिलाएं और बच्चे भी काफी संख्या में नजर आए। इनमें से काफी लोग पहली बार लखनऊ आए हैं। उनका कहना है कि वे बहन जी को सुनने के लिए आए हैं। बहन जी उनकी नेता हैं, भले ही वे सत्ता में हो या बाहर, उनका समर्थन उन्हीं के साथ रहेगा। तमाम जानकारी के साथ आनंद सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे कि इस रैली के जरिए 2027 के लिए मायावती बीएसपी में जोश भरेंगी, कार्यकर्ताओं को जीत की टिप्स देंगी। बिल्कुल, देखिए ये जो रैली हुई है एक लंबे समय के बाद हुई है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसके दरमियान आज के दिन उन्होंने 2021 में ये आखिरी बार इसकी मेगा रैली, बड़ी मेगा रैली की थी मायावती ने। उसके
बाद अब ये समय आया है जब उन्होंने एक बार फिर रैली की है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो एक तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी अगुआ हुआ करती थी, 4 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती, लेकिन आज जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की, आप ये कह सकती हैं कि पार्टी सिर्फ एक विधायक पार्टी के पास बचा है, कोई सांसद नहीं है इतने बड़े सियासी प्रदेश उत्तर प्रदेश में, यानी जमीन कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की खो गई है। और उसी को रिवाइव करने के लिए, उसी को दोबारा पाने के लिए मायावती ने आज ये मेगा की है और एक तरह से अपनी ताकत का एहसास कराया है। जी बहुत शुक्रिया आनंद सिंह यह जानकारी देने के लिए। स्वर्गीय कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आज होने वाली रैली के लिए बसपा समर्थक पूरे जोश में हैं। रैली में शामिल होने के लिए देश भर के बसपा समर्थक बुधवार सुबह से लखनऊ पहुंचने लगे थे। बसपा की इस रैली में उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्यों से आए समर्थक भी शामिल हैं। कांशीराम की पुण्यतिथि पर होने वाली इस रैली को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती संबोधित करने वाली हैं। उनको सुनने के लिए बुधवार सुबह से ही बस और छोटे वाहनों का हुजूम रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल पहुंचने लगा। रमाबाई रैली स्थल में सभी समर्थकों के रुकने की व्यवस्था की गई है। यहीं से बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे से सभी समर्थक सभा स्थल की ओर रवाना होने शुरू हो गए। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों को लेकर खासी तैयारी शुरू है। तीर्थ यात्रियों को मिलेगी डिजिटल आईडी। सवालों के जवाब में होगा एआई चैटबॉट। हरिद्वार में होने वाले 2027 के कुंभ में तकनीकों का संगम देखने को मिलेगा। आने वाले तीर्थ यात्रियों को जहां डिजिटल आईडी मिलेगी, तो वहीं खोया पाया के लिए भी इस बार डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा। आईटीडीए ने डिजिटल कुंभ की विस्तृत कार्य योजना के लिए 45 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है। कुंभ को डिजिटल नजरिए से 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली डिजिटल प्लेटफॉर्म व सिटीजन सर्विस की है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा। कुंभ 2027 की वेबसाइट व मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा। हरिद्वार में होने वाले 2027 के कुंभ में तकनीकों का संगम देखने को मिलने वाला है। आने वाले तीर्थ यात्रियों को जहां डिजिटल आईडी मिलेगी, तो वहीं खोया पाया के लिए भी इस बार एक डिजिटल पोर्ट भी बनाया जाएगा। आईटीडीए ने डिजिटल कुंभ की विस्तृत कार्य योजना के लिए 45 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है। कुंभ को डिजिटल नजरिए से 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली डिजिटल प्लेटफॉर्म व सिटीजन सर्विस की है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा। कुंभ 2027 की वेबसाइट व मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों को लेकर खासी तैयारी शुरू हो गई है। तीर्थ यात्रियों को एक डिजिटल आईडी दी जाएगी। सवालों के जवाब के लिए एआई चैटबॉट मिलेगा। हरिद्वार में होने वाले 2027 के कुंभ में तकनीकों का संगम देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।